ओके फ्रेंड्स, न्यूक्लियोटाइड की हम लोग 3 कंपोनेंट देख चुके हैं। कौन कौन से हैं? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, उनका एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो पेंटोस शुगर है, सबसे पहले हम लोग पेंटोस शुगर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पेंटोस शुगर आपको पता है कि सिंपल मोनोसैकेराइड शुगर है। 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं इसमें। कौन कौन सी है? राइबोज भी हो सकती है और डिऑक्सीराइबोज भी हो सकती है। राइबोज किसके केस में रहेगी? आरएनए के केस में। डिऑक्सीराइबोज किसके केस में रहेगी? डीएनए के केस में। और दोनों ही क्या है? आरएनए एंड डीएनए दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड। राइबोज के केस में देखो, पेंटोस राइबोज शुगर है तो यहाँ पे कितने एटम रहेंगे? 5 कार्बन एटम रहेंगे। कौन कौन से? जैसे देखो, ये हमने ऑक्सीजन बना दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन बना दिया, ये कार्बन कार्बन कार्बन, जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन एटम्स को। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन है कार्बन की, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, अब नंबरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट कार्बन, नंबर सेकंड, नंबर 3, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब बॉन्ड कर बनाते हैं HOH 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 CH2OH एंड H। ठीक है, तो हम लोग इसमें काउंट कर लो आप, कार्बन कितने हैं? 5 है। जैसे 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ऑक्सीजन कितने हैं? 5। कितने हैं ऑक्सीजन? 5। तो हमारा जो फॉर्मूला है राइबोज का क्या बन गया? C5H10O5। सेकंड है, सेकंड डिऑक्सीराइबोज शुगर का हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो डी का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। क्या एब्सेंट? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट। एक ऑक्सीजन क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। तो हमारा इसका फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो एक ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो C5H10O4। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे रिमूव करेंगे? कार्बन नंबर सेकंड पे। तो कार्बन नंबर सेकंड पे हमारा क्या था? H और OH था ना, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया है? H एंड H आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही नंबरिंग चलेगी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे HOH H ये ध्यान रखना है कि राइबोज में यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप में हमें डिऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया। तो क्या आ गया है? H एंड H आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज के क्या हो गए? दोनों फॉर्मूले हो गए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C5H10O5। किसके केस में रहेगा ये? आरएनए के केस में। डीएनए के केस में हमें ये देखनी है, तो C5H10O4। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस आप लोगों को पता है, जैसे नाइट्रोजनियस बेस 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो हम लोग प्यूरिन का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर पायरिमिडीन्स को। तो प्यूरिन्स का जो स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने आपको पहले ही बताया है कि नाइट्रोजनियस जो बेस है वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उनमें कार्बन रिंग में नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो क्या है? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम लोग प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन रिंग है। ये क्या है? पेंटामेरिक है। और ये क्या है? हेक्सामेरिक है। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन एटम रहेंगे? 4 नाइट्रोजन एटम रहेंगे। आपको पोजीशंस याद रखनी है क्योंकि ये यूपीएससी नेम के अकॉर्डिंग यही नंबरिंग रहेगी, तो आपको नंबरिंग भी ध्यान रखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और यहाँ पे हम बॉन्ड बना देंगे, एक 1 बॉन्ड 2 3 और या 4। ठीक है, ये हम बॉन्डिंग कर देंगे इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे है 1 2 3 4 नाइट्रोजन है इसमें। एम्स में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि जो प्यूरिन्स में जो कौन से नंबर का नाइट्रोजन एटम है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? डिऑक्सीराइबोज शुगर के साथ कौन से नंबर का नाइट्रोजन एटम बॉन्ड बनाएगा? तो जो ये 9 नंबर का जो नाइट्रोजन एटम है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? डिऑक्सीराइबोज शुगर के साथ। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, या कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो कौन सा आएगा? नाइट्रोजन नंबर 9 किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये डिऑक्सीराइबोज शुगर के साथ। नेक्स्ट है हमारा पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर। तो पायरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। तो देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम रहेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड कर दो आप लोग, ये जो बॉन्ड है वही है। फिर फर्दर यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें पायरिमिडीन में कौन से नंबर का जो नाइट्रोजन एटम है वो बॉन्ड बनाएगा? कौन से नंबर का बनाएगा? नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर का जो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन एटम है वो डीऑक्सीराइबोस के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, और प्यूरिन्स में कौन सा नंबर का बनाएगा, नाइट्रोजन नंबर 9। ठीक है, ये हमारा प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो प्यूरिन्स हमारे पास, पहले प्यूरिन्स हमारे पास दो टाइप से होते हैं, एक तो कौन सा होता है, एडिनिन, और एक कौन सा है, ग्वानिन। ठीक है, एडिनिन एंड ग्वानिन। पाइरिमिडीन्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, पाइरिमिडीन्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जो हमारा डीएनए है, डीएनए में कौन कौन से रहेंगे, नाइट्रोजनियस बेस, कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन। जो यूरेसिल है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, आरएनए में प्रेजेंट होगा, किसकी जगह प्रेजेंट होगा, थायमीन की जगह प्रेजेंट होगा। थायमीन को रिप्लेस करेगा किसके केस में, इन आरएनए के केस में। ठीक है, तो आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनियस बेस पेयर हो जाएंगे यहाँ पे, एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारे नाइट्रोजनियस बेस एंड पेंटोज शुगर के हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। देखो फॉस्फोरिक एसिड को आप लोगों को पता है कि जो फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 5। तो फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। तो दो हमारी किससे सेटिस्फाई हो जाती है, ऑक्सीजन से, और 3 हमारे पास क्या आ जाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं। 3 हमारे पास क्या आ जाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये जब फास्फोरस है जो एक्वस कंडीशन में होगा तो अपने तीनों है क्या है, हाइड्रोजन को लूज कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एसिड है, इसलिए इसकी जो टेंडेंसी होती है वो हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो ये हमारा हो गया फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब ये है हमारा, हमने न्यूक्लियोटाइड्स के तीनों कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम लोग इसको स्पेशल इसको बॉन्ड बनाएंगे, एक साथ रखेंगे, इसको स्पेशल टाइप का बॉन्ड दिखाएंगे आपको। अब देखो इन तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं, किसको, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनियस बेस। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब देखो हम कैसे करेंगे, बीच में हम लोग किसको रखेंगे बेटा, शुगर को। बीच में हम लोग किसको रखेंगे, शुगर को। ठीक है, तो शुगर कितनी है, पहले बताया मैंने, कैसी है, पेंटोज शुगर है। कौन सी आएगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O4, नॉट O5। O5 तो किसके केस में होगा, इन एन RNA। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 कार्बन, CH2OH, यहाँ पे HOH, क्या सही लिख रही हूं मैं, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, H। क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, CHOH। ओके, अब यहाँ पे किसका है, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड का मैंने बताया कि 2 ऑक्सीजन के साथ वैलेंसी है इसकी, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए इसके साथ अटैच, और एक यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रोजनियस बेस। तो हम लोग नाइट्रोजनियस बेस को कुछ भी ले सकते हैं, क्या लेंगे, पाइरिमिडीन्स ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पाइरिमिडीन्स। अब जो ये फॉस्फोरिक एसिड है हमारा, फॉस्फेट जो ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, 5th कार्बन देखो हमारा, 5th कार्बन ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जो हमारा फॉस्फोरिक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो पेंटोज शुगर के, जो हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर है उससे कौन से कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो कौन से नंबर के, 5th कार्बन एटम के। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव, मतलब हाइड्रोक्सिल वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ हमारा बॉन्ड बन जाएगा। मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं, तो कौन से कार्बन एटम के साथ हो गया, 5th कार्बन एटम के साथ।
तो ये हमारा जो बॉन्ड हो गया इसको हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मैं आपको आगे बताऊंगी। ये सिर्फ सिंपल क्या होगा, हमारा कोवलेंट बॉन्ड होगा, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं हम लोग। कई बुक्स में इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिया हुआ है, हाफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजनस बेस के साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा, देखो नाइट्रोजनस बेस के साथ फर्स्ट कार्बन एटम से बनाएगा, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड के साथ कौन से कार्बन एटम के साथ, फिफ्थ कार्बन एटम के साथ। ये आपको ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम है हमारा ये, तो यहाँ पे H, तो ये हम लोग बॉन्ड बनाने के लिए OH को ऊपर रख सकते हैं, H को नीचे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये क्या है, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ। तो ये किसका हो गया, फर्स्ट कार्बन। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा क्या हो गया है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। हमारे पास क्या आ गया है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। क्या गया है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब इस नाइट्रोजन बेस यहाँ पे कौन सा जुड़ा हुआ है, इसी के बेस पे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। अब देखो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो उससे क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी ना, जो मिलियंस में जुड़ते जाएंगे वो 1000 या 10,000। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने शुगर ले लिया, ठीक है, शुगर में ये कौन सा हो गया, फॉस्फेट ग्रुप, कौन सा हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। और ये कौन सा हो गया, एडिनाइन। यहाँ पे कौन सा हो गया, ग्वानिन, ठीक है, ये कौन सा हो गया, साइटोसिन। एक बार स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे फिफ्थ कार्बन एटम से ना, सॉरी फोर्थ कार्बन एटम से फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं, जो कि गलत होगा, क्योंकि ये क्या है, फिफ्थ कार्बन तो हमारा ये है, तो यहाँ से अटैच होना चाहिए ना, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, और ये कौन सा हो गया है, थाइमिन। मैं 4 ही बना रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड में, इसलिए। अब देखो ये हमारे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कैसे बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो फॉस्फोरिक एसिड की जो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर था, इसको डिटेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे कैसे बनाओगे, P डबल बॉन्ड OH OH OH, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा वो सेकंड वाला जो न्यूक्लियोटाइड है अपने फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन एटम से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो थर्ड कार्बन एटम तो यही हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, थर्ड कार्बन एटम। क्या हो गया हमारा, थर्ड कार्बन एटम। इसी के साथ क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा इसके साथ, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, HOH है, लेकिन यहाँ पे तो H और H है क्योंकि हमारे पास डीऑक्सीराइबो शुगर है। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है वो किसके साथ, थर्ड कार्बन एटम के साथ क्या कर लिया, इसने बॉन्ड बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो POO आ रहा है ना, एस्टर बॉन्ड आप लोगों के केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या होता है, COO। तो ये POO हो गया, तो क्या हो गया है, फॉस्फो का डाइएस्टर बॉन्ड हो गया है, ठीक है। तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऐसे ही थर्ड कार्बन में ऐसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ऐसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखो ऐसे ही काफी न्यूक्लियोटाइड, ये लंबी न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी, 1000 या मिलियंस या बिलियंस जुड़ते चले जाएंगे ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे जो, ठीक है। अब देखो ये, अब जो न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है इसमें क्या होती है, पोलैरिटी होती है, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 5 प्राइम, और ये क्या कौन सी होगी, 5 प्राइम, और ये कौन सी होगी, 3 प्राइम। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनके 2 डिफरेंट पोलर पोल्स होते हैं, जिनको हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मैचस्टिक देखी होगी, मैचस्टिक, तो मैचस्टिक को जब हम लोग बर्न करते हैं, जो आगे का जो उसका मसाला होता है जलाने के लिए, वो तो उसका हेड हो गया,
और लास्ट की क्या होगी टेल। तो हम लोग अगर मान लो कि उसको आगे से हम लोग कट कर देते हैं सीजर्स के थ्रू, तो क्या हम लोग हेड और टेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, जिसके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट पोल्स होते हैं, तो इसमें जो क्या है पोलैरिटी क्या रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसमें क्या है एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल है दोनों के, एक रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक क्या रहेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब एक काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है, काफी स्टूडेंट्स को क्या होता है कंफ्यूजन होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। देखो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 5 प्राइम ये शुगर मॉलिक्यूल है, इससे क्या जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल से क्या जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप है ये किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है ऊपर? नहीं बना रहा ना। 5 जो ग्रुप है, जो 5 कार्बन एटम के साथ हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या किसी के साथ बॉन्ड बन रहा है? फ्री है ये, तो ये क्या हो गया 5 डैश। लेकिन अगर हमारे नीचे की बात करें तो ये देखो 5 कार्बन है, ठीक है। 5 कार्बन तो इसका तो बॉन्ड बना रहा है थर्ड के साथ, लेकिन 3 जो हमारा थर्ड कार्बन है ये फ्री है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 प्राइम। ऐसे ये 3 प्राइम हो गया, ये कौन सा हो गया है 5 प्राइम, ठीक है। अब हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए जो हमारे पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जिनकी एंटी पैरेलल डायरेक्शन होती है, तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग ड्रॉ करके दिखा देते हैं हम लोगों को। देखो देखो ऐसे बना देंगे हम लोग। कौन सा है फॉस्फेट ग्रुप, कोई भी है, हम लोग एडिनाइन ले लो, ग्वानिन ले लो, साइटोसिन ले लो, थाइमिन ले लो, हम लोग 4 ले लेते हैं। देखो ये फॉस्फेट ग्रुप एडिनाइन ग्वानिन कुछ भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये थाइमिन ले लिया। अब देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहां से, थर्ड कार्बन एटम से ज्वाइन कर दूं, इसको भी थर्ड कार्बन एटम से ज्वाइन कर दूं, इसको भी थर्ड कार्बन एटम से ज्वाइन कर दूं, तो क्या बन गया हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बन गया ये हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई है हमारे पास, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई है हमारे पास, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई है 5 to 3, कौन सी हो गई है 5 to 3। अब हम दूसरी क्या लेते हैं 3 to 5, कैसे बनाएंगे, अपोजिट होगी इसके, तो अपोजिट है ऐसे दिखा दो आप लोग, अपोजिट ऐसे दिखा दो। अब यहां पे क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ कार्बन पे, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप। अब थर्ड कार्बन से, थर्ड कार्बन ये हो गया इसका, ठीक है। ये क्या होगा थर्ड कार्बन। अब ये कौन सी डैश हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम डैश। अब यहाँ पे एडिनाइन के सामने आप लोग नहीं लिख सकते हैं कुछ भी, मैंने यहाँ तो बोल दिया। अभी आप कोई भी नाइट्रोजनियस बेसिस ले लो आप लोग, ठीक है, उसमें कोई भी प्यूरिन के टाइप या पैरामिडिन के टाइप ले सकते हो, लेकिन इसमें सीक्वेंस में लिखे जाएगा। इसमें आता है एक थंब रूल आता है जिसको बोलते हैं चार्जफ रूल, ठीक है। चार्जफ रूल ने क्या कहा था कि जो अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पैरामिडिन, ठीक है। और उसने क्या बताया था कि जो एडिनिन है हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, ठीक है। और हमारा ग्वानिन है वो किसके साथ बनाता है साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो एक तो एडिनिन किसके साथ बनाएगा ग्वानिन थाइमिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ बनाएगा साइटोसिन के साथ, और अमाउंट क्या रहेगी इनकी इक्वल रहेगी, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पैरामिडिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडिनिन किसके साथ बनाएगा थाइमिन, तो टी लिख सकती हूँ यहाँ पे, ग्वानिन के सामने क्या लिख सकती हूँ सी, और ये साइटोसिन के सामने क्या लिख सकती हूँ जी वापस, ठीक है। थाइमिन के सामने क्या लिख सकती हूँ मैं ए, ठीक है। अब एडिनिन जब थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कि क्या है वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के सामने आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है क्या अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हो गए, जैसे ऑक्सीजन हो गया हमारा, फ्लोरीन हो गया है, नाइट्रोजन हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास अब तो क्या है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है इसमें जो डीएनए में, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है वीक अट्रैक्शन फोर्सेस हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन को हम लोग सॉलिड फॉर्म में ना दिखा के यहाँ पे सॉलिड लाइन में हम लोग डॉटेड लाइन में दिखाएंगे, ठीक है। तो
तो एडेनिन हमेशा जो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है उसमें कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। और ग्वानिन जब साइटोसिन के साथ बनाता है तो कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही साइटोसिन जब ग्वानिन के साथ तो कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, 3 बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो वाटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था, ये हमारा क्या है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, 3D स्ट्रक्चर दिया था इसका, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारा डीएनए है वो क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। ऐसे जैसे लेडर होती है ना, हमारी आयरन की लेडर होती है, तो वो ऐसे नायलॉन की, जैसे हम लोग अगर वायर वगैरह लेके ऐसे ऐसे उसको मोड़ देते हैं, ठीक है, तो ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें कर्व आ जाते हैं, कर्व के कारण क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्विस्ट होने के बाद हमारा जो डीएनए है वो कैसा दिखाई देता है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखो ये ट्विस्टेड डीएनए है जो हमारा दिखाई देगा आपको। नोटबुक में आप बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, ये वाली और ये वाली 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है। इसके बीच में क्या बनेंगे, ये बेस पेयर्स, क्या बनेंगे इसमें, बेस पेयर्स, ऐसे बेस पेयर। लेकिन इनके बेस पेयर का जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा ये क्या बनेंगे, बेस पेयर। ये जो डीपली आप लोगों को स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर ग्रुप। और ये आपको कब स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, माइनर ग्रुप। अब देखो एक माइनर ग्रुप से लेके ना ये दूसरी जो माइनर ग्रुप है, ये मैं यहां से लेके यहां तक का एक पूरे माइनर ग्रुप का डिस्टेंस जो कितना रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द डीएनए। क्या रहेगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एक माइनर ग्रुप, क्योंकि ये कंप्लीट टर्न बनती है ना, यहां से एक माइनर ग्रुप से या माइनर ग्रुप ले लो या एक मेजर ग्रुप से नेक्स्ट मेजर ग्रुप ले लो, कंप्लीट क्या बनेगी इसमें, टर्न बनेगी, ठीक है। तो एक मेजर माइनर ग्रुप से दूसरी माइनर ग्रुप तक पहुंचने में जितना डिस्टेंस रहेगा, जितना डिस्टेंस मेजर करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द डीएनए। तो पिच ऑफ द डीएनए क्या रहेगी, 3.4 नैनोमीटर। ये कुछ पैरामीटर्स है डीएनए के जो आपको लर्न करने हैं। 3.4 नैनोमीटर। कितने बेस पेयर रहेंगे एक पूरी टर्न में, 10 बेस पेयर पर टर्न, 10 बेस पेयर पर टर्न, ठीक है। 2 सक्सेसिव बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस कितना रहेगा, एक सक्सेसिव बेस पेयर के डिस्टेंस हमारा कितना है, 3.4 नैनोमीटर। और कितने बेस पेयर है पर टर्न में, 10, तो कितने आ जाएंगे 2 सक्सेसिव में, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो हमारा 2 सक्सेसिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 0.34 नैनोमीटर। ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है, जो मतलब पूरा एंगल है डीएनए का वो 360 डिग्री का होता है बेटा, पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा डीएनए का, 2 नैनोमीटर। जो वाटसन एंड क्रिक ने, ये इसके क्या है, कुछ पैरामीटर्स हैं। जो वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का वो बी डीएनए का दिया था। डीएनए के अलग अलग क्या होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। तो उसने कौन सा दिया था, बी डीएनए का, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल किसका स्ट्रक्चर था, डीएनए का स्ट्रक्चर था। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। ये और आपको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hello friends, my name is Monica Rathod. Today we are going to discuss an important topic, that is the structure of DNA. DNA is a master and wonder molecule because it is the storehouse of the genetic information. DNA है वो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के पर्टिकुलरली एक ऑर्गन में प्रेजेंट रहेगा, बल्कि इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें एक मैप की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारी बॉडी को कंप्लीट बनने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। वो इंफॉर्मेशन सारी कहाँ से आती है, डीएनए से आती है। जैसे हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं तो जो हमारा रंग रूप है ये सब किसकी वजह से है, डीएनए की वजह से है। तो क्यों ना आज हम लोग इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था वो आप लोगों ने साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे, कौन कौन से हैं, वाटसन एंड क्रिक, विल्किंस, रोजर एंड फ्रैंकलिन।
रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर्स दिया था डीएनए का, और इनका डबल हेलिक्स डीएनए के स्ट्रक्चर में इनका अच्छा रोल प्ले किया था इन्होंने। वॉटसन एंड क्रिक विल्किंस को 1962 में नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन आप कहेंगे कि फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला, क्योंकि फ्रैंकलिन की कम एज में ही डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब वो 38 इयर्स की थी तब ही उनको क्या हो गया था, कैंसर हो गया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया था। लेकिन वॉटसन एंड क्रिक एंड विल्किंस को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इन 1962 में। तो डीएनए आप लोगों को, जैसे डीएनए के हम लोग आज स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, तो डीएनए क्या है, इट इज ए पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? इट इज ए पॉलीमर। पॉलीमर किसका है? इट इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए है वो किसका पॉलीमर है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है? जैसे पॉलीमर की हम लोग बात करें, आप लोग पूछोगे कि पॉलीमर क्या होता है। जो पॉलीमर है वो किससे बना हुआ है? मोनोमर से बना हुआ है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक वॉल आप लोगों ने देखी हुई है, वॉल का एग्जांपल लेते हैं, तो वॉल किससे बनी हुई है? ब्रिक से बनी हुई है। तो ब्रिक उसके लिए क्या हो गई है? मोनोमर्स हो गई है, और वो ब्रिक्स कंबाइन होकर क्या बना रही? वॉल बना रही है। ठीक है, तो ये क्या, वो क्या, जो वॉल हमारी वो क्या हो गई है? पॉलीमर हो गई है। ऐसे ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये क्या हो गया है? मोनोमर हो गया है। तो ये क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा, जो कि क्या है? एक पॉलीमर है। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ये क्या हो गया है? मोनोमर हो गया है। जैसे हम लोग बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज यूनिट जब आपस में ज्वाइन होती जाती हैं तो क्या बनाती है? सेलुलोज बनाती हैं, स्टार्च बनाती हैं, ग्लाइकोजन बनाती हैं। ऐसे ही जब अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन होंगी तो क्या बनाएंगी? प्रोटीन्स बनाएंगी। तो अमीनो एसिड्स तो क्या आ गई हैं? मोनोमर हो गई हैं, और जो प्रोटीन्स हो गए हैं वो क्या हो गए हैं? हमारे पॉलीमर हो गए हैं। ऐसे ही जब ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगी तो क्या बना रही हैं? जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो हमारे पास ग्लूकोज यूनिट्स क्या हो गई है? मोनोमर हो गई है, और हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन ये क्या हो गए हैं? पॉलीमर हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग डीएनए पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोगों को बता देती हूँ, जितनी भी मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो आपस में ज्वाइन होती हैं थ्रू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप लोगों को पता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं आपस में ज्वाइन होंगी, दो अमीनो एसिड या डिफरेंट अमीनो एसिड जब आपस में ज्वाइन होंगी, या ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड जब आपस में ज्वाइन होंगी, तो किसके थ्रू होंगी? थ्रू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड के थ्रू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। और जब ग्लूकोज यूनिट आपस में ज्वाइन होंगी तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऐसे ही आप लोग याद रखना, जो हमारी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जब आपस में ज्वाइन होंगी तो कौन से बॉन्ड के थ्रू होंगी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के थ्रू होंगी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो स्पेशल टाइप का बॉन्ड रहेगा, उस बॉन्ड का नाम क्या रहेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो किस किस से बना हुआ होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का हम सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो 3 सब कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें। जब हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें कितने कंपोनेंट मिलते हैं? 3 कंपोनेंट। जो इसका मतलब है कि मीन ट्रू से कि न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बना हुआ है? 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। 3 सब कंपोनेंट है हमारे। सबसे पहले क्या है? पेंटोज शुगर। सबसे पहले हमारा कौन सा है? पेंटोज शुगर। सेकंड कौन सा है? नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस। और थर्ड हमारा कौन सा है? फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड के 3 सब कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से हो गए? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर क्या है? मोनोसैकेराइड शुगर है, सिंपल मोनोसैकेराइड शुगर है। पेंटोज मतलब 5 कार्बन एटम्स हैं इसमें। नाइट्रो जो पेंटोज शुगर है हमारी 2 टाइप्स की हो सकती है, एक तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अगर राइबोज शुगर रहेगी तो किसमें रहेगी? राइबोज शुगर अगर हमारी रहेगी तो किसमें रहेगी? ये आरएनए में। और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगी तो किसमें रहेगी? ये डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगी तो किसमें रहेगी? ये डीएनए में। ठीक है, सेकंड है हमारा नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजन जो हमारा
सेकंड कौन सा है, नाइट्रोजीनियस बेस। तो नाइट्रोजीनियस बेस है, ये क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है ये, दीज आर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें कार्बन एटम तो होता है इनकी रिंग में, इनकी जगह कार्बन एटम के साथ साथ क्या आ जाता है, इसमें नाइट्रोजन एटम आ जाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। थर्ड है हमारा कौन सा है, फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला रहेगा, एक सिंपल फॉस्फेट ग्रुप है ये, क्या फॉर्मूला रहेगा, H3PO4। क्या रहेगा, H3PO4, क्या रहेगा, H3PO। ओके फ्रेंड्स, न्यूक्लियोटाइड की हम लोग 3 कंपोनेंट देख चुके हैं, कौन कौन से हैं, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फोस्फोरिक एसिड। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, उनका एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो पेंटोस शुगर है, सबसे पहले हम लोग पेंटोस शुगर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पेंटोस शुगर आपको पता है कि सिंपल मोनोसैकेराइड शुगर है, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं इसमें। कौन कौन सी है, राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है। राइबोज किसके केस में रहेगी, आरएनए के केस में, डीऑक्सीराइबोज किसके केस में रहेगी, डीएनए के केस में। और दोनों ही क्या है, आरएनए एंड डीएनए, दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड। राइबोज के केस में देखो, पेंटोस राइबोज शुगर है तो यहाँ पे कितने एटम रहेंगे, 5 कार्बन एटम रहेंगे। कौन कौन से, जैसे देखो ये हमने ऑक्सीजन बना दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन बना दिया, ये कार्बन कार्बन कार्बन, जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन एटम्स को, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन है कार्बन की, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। अब नंबरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर फर्स्ट कार्बन, नंबर सेकंड, नंबर 3, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब बॉन्ड कर बना लेते हैं, HOH 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 CH2OH एंड H, ठीक है। तो हम लोग इसमें काउंट कर लो आप, कार्बन कितने हैं, 5 है, जैसे 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ऑक्सीजन कितने हैं, 5। कितने हैं ऑक्सीजन, 5। तो हमारा जो फॉर्मूला है राइबोज का क्या बन गया, C5H10O5। सेकंड है, सेकंड डीऑक्सीराइबोज शुगर का हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो डी का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। क्या एब्सेंट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट, एक ऑक्सीजन क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो हमारा इसका फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो एक ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो C5H10O4। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे रिमूव करेंगे, कार्बन नंबर सेकंड पे। तो कार्बन नंबर सेकंड पे हमारा क्या था, H और OH था ना, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया है, H एंड H आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही नंबरिंग चलेगी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे HOH H, ये ध्यान रखना है कि राइबोज में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप में हमें डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, तो क्या आ गया है, H एंड H आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज के क्या हो गए, दोनों फॉर्मूले हो गए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10O5, किसी केस में रहेगा ये, आरएनए के केस में, डीएनए के केस में हमें ये देखनी है, तो C5H10O4। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस आप लोगों को पता है, जैसे नाइट्रोजीनियस बेस 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो हम लोग प्यूरिन का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर पायरिमिडीन्स को। तो प्यूरिन्स का जो स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने आपको पहले ही बताया है कि नाइट्रोजीनियस जो बेस है वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि उनमें कार्बन रिंग में नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम लोग प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन रिंग है, ये क्या है, पेंटामेरिक है, और ये क्या है, हेक्सामेरिक है। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन एटम रहेंगे, 4 नाइट्रोजन एटम रहेंगे। आपको पोजीशंस याद रखनी है, क्योंकि ये यूपीएससी नेम के अकॉर्डिंग यही नंबरिंग रहेगी, तो आपको नंबरिंग भी ध्यान रखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और यहाँ पे हम बॉन्ड बना देंगे, एक 1 बॉन्ड 2 3 और या 4, ठीक है, ये हम बॉन्डिंग कर देंगे इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि जो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे है 1 2 3 4 नाइट्रोजन है इसमें। एम्स में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, कि जो प्यूरिन्स में जो कौन से नंबर का नाइट्रोजन एटम है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ कौन से नंबर का नाइट्रोजन एटम बॉन्ड बनाएगा। तो जो ये 9 नंबर का जो नाइट्रोजन एटम है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा,
डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, या कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो कौन सा आएगा? नाइट्रोजन नंबर 9। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ। नेक्स्ट है हमारा पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर। तो पायरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। तो देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम रहेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड कर दो आप लोग, ये जो बॉन्ड है वही है। फिर फर्दर यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें पायरिमिडीन में कौन से नंबर का जो नाइट्रोजन एटम है वो बॉन्ड बनाएगा? कौन से नंबर का बनाएगा? नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर का जो नाइट्रोजन एटम है वो डीऑक्सीराइबोस के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। और प्यूरिन्स में कौन सा नंबर का बनाएगा? नाइट्रोजन नंबर 9। ठीक है, ये हमारा प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो प्यूरिन्स हमारे पास, पहले प्यूरिन्स हमारे पास दो टाइप से होते हैं। एक तो कौन सा होता है? एडेनिन, और एक कौन सा है? ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। पायरिमिडीन्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जो हमारा डीएनए है, डीएनए में कौन कौन से रहेंगे? नाइट्रोजनियस बेस। कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन। जो यूरेसिल है वो कहां पे प्रेजेंट होगा? आरएनए में प्रेजेंट होगा। किसकी जगह प्रेजेंट होगा? थायमीन की जगह प्रेजेंट होगा। थायमीन को रिप्लेस करेगा किसके केस में? इन आरएनए के केस में। ठीक है, तो आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनियस बेस पेयर हो जाएंगे? यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारे नाइट्रोजनियस बेस एंड पेंटोज शुगर के हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। देखो, फॉस्फोरिक एसिड को आप लोगों को पता है कि जो फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है? 5। तो फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। तो दो तो हमारी किससे सेटिस्फाई हो जाती है? ऑक्सीजन से। और 3 हमारे पास क्या आ जाते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं। 3 हमारे पास क्या आ जाते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये जब फॉस्फोरस है जो एक्वस कंडीशन में होगा तो अपने तीनों है क्या है? हाइड्रोजन को लूज कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड क्या है? एसिड है, इसलिए इसकी जो टेंडेंसी होती है वो हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो ये हमारा हो गया फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब ये है हमारा, हमने न्यूक्लियोटाइड्स के तीनों कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम लोग इसको स्पेशल इसको बॉन्ड बनाएंगे, एक साथ रखेंगे, इसको स्पेशल टाइप का बॉन्ड दिखाएंगे आपको। अब देखो, इन तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं। किसको? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनियस बेस। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? सिंगल न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा हमारे पास? सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब देखो हम कैसे करेंगे। बीच में हम लोग किसको रखेंगे बेटा? शुगर को। बीच में हम लोग किसको रखेंगे? शुगर को। ठीक है, तो शुगर कितनी है? पहले बताया मैंने कैसी है? पेंटोज शुगर है। कौन सी आएगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर। फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O4, नॉट O5। O5 तो किसके केस में होगा? इन एन RNA। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 कार्बन, CH2OH, यहाँ पे HOH, HOH। क्या सही लिख रही हूं मैं? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? H। क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। CHOH। ओके, अब यहाँ पे किसका है? फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड का मैंने बताया कि 2 ऑक्सीजन के साथ वैलेंसी है इसकी, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए इसके साथ अटैच, और एक यहाँ पे क्या रहेगा? नाइट्रोजनियस बेस। तो हम लोग नाइट्रोजनियस बेस को कुछ भी ले सकते हैं। क्या लेंगे? पायरिमिडीन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पायरिमिडीन। अब
जो ये फॉस्फोरिक एसिड है हमारा, फॉस्फेट जो ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, फिफ्थ कार्बन देखो हमारा, फिफ्थ कार्बन ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जो हमारा फॉस्फोरिक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो पेंटोज शुगर के, जो हमारी डिऑक्सीराइबोज शुगर है, उससे कौन से कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो कौन से नंबर के, फिफ्थ कार्बन एटम के। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव, मतलब हाइड्रोक्सिल वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ हमारा बॉन्ड बन जाएगा। मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं, तो कौन से कार्बन एटम के साथ हो गया, फिफ्थ कार्बन एटम के साथ। तो ये हमारा जो बॉन्ड हो गया, इसको हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बोलेंगे। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मैं आपको आगे बताऊंगी। ये सिर्फ सिंपल क्या होगा, हमारा कोवलेंट बॉन्ड होगा, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं हम लोग। कई बुक्स में इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिया हुआ है, हाफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजनस बेस के साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा, देखो नाइट्रोजनस बेस के साथ फर्स्ट कार्बन एटम से बनाएगा, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड के साथ कौन से कार्बन एटम के साथ, फिफ्थ कार्बन एटम के साथ। ये आपको ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम है हमारा ये, तो यहाँ पे H, तो ये हम लोग बॉन्ड बनाने के लिए OH को ऊपर रख सकते हैं, H को नीचे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये क्या है, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ। तो ये किसका हो गया, फर्स्ट कार्बन। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा क्या हो गया है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। हमारे पास क्या हो गया है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। क्या गया है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब इस नाइट्रोजन बेस यहाँ पे कौन सा जुड़ा हुआ है, इसी के बेस पे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, अब देखो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो उससे क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी ना, जो मिलियंस में जुड़ते जाएंगे, वो 1000 या 10,000। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने शुगर ले लिया। ठीक है, शुगर में ये कौन सा हो गया, फॉस्फेट ग्रुप, कौन सा हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। और ये कौन सा हो गया, एडिनाइन। यहाँ पे कौन सा हो गया, ग्वानिन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, साइटोसिन। एक बार स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे फिफ्थ कार्बन एटम से, सॉरी फोर्थ कार्बन एटम से फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं, जो कि गलत होगा, क्योंकि ये क्या है, फिफ्थ कार्बन तो हमारा ये है, तो यहाँ से अटैच होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, और ये कौन सा हो गया है, थाइमिन। मैं 4 ही बना रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड में, इसलिए। अब देखो ये हमारे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रही हूं, कैसे बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो फॉस्फोरिक एसिड की जो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर था, इसको डिटेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे कैसे बनाओगे, P डबल बॉन्ड OH OH OH, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, वो सेकंड वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, अपने फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन एटम से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो थर्ड कार्बन एटम तो यही हो गया ना, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, थर्ड कार्बन एटम। क्या हो गया हमारा, थर्ड कार्बन एटम। इसी के साथ क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा इसके साथ, ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, HOH है, लेकिन यहाँ पे तो H और H है क्योंकि हमारे पास डिऑक्सीराइबोज शुगर है। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, वो किसके साथ, थर्ड कार्बन एटम के साथ क्या कर लिया, इसने बॉन्ड बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो POO आ रहा है ना, एस्टर बॉन्ड आप लोगों के केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या होता है, COO। तो ये POO हो गया, तो क्या हो गया है, फॉस्फो का डाइएस्टर बॉन्ड हो गया है। ठीक है, तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऐसे ही थर्ड कार्बन में, ऐसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ऐसे ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखो ऐसे ही काफी न्यूक्लियोटाइड, ये लंबी न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी, 1000 या मिलियंस जुड़ते चले जाएंगे ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे जो। ठीक है, अब देखो ये
अब जो न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है इसमें क्या होती है, पोलैरिटी होती है, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 5 प्राइम और ये क्या कौन सी होगी 5 प्राइम और ये कौन सी होगी 3 प्राइम। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनके दो डिफरेंट पोलर पोल्स होते हैं जिनको हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मैचस्टिक देखी होगी, मैचस्टिक, तो मैचस्टिक को जब हम लोग बर्न करते हैं, जो आगे का जो उसका मसाला होता है जलाने के लिए, वो तो उसका हेड हो गया और लास्ट की क्या होगी टेल। तो हम लोग अगर मान लो कि उसको आगे से हम लोग कट कर देते हैं सीजर्स के थ्रू, तो क्या हम लोग हेड और टेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, जिसके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट पोल्स होते हैं, तो इसमें जो क्या है पोलैरिटी क्या रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसमें क्या है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल है दोनों के, एक रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक क्या रहेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब एक काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, काफी स्टूडेंट्स को क्या होता है कंफ्यूजन होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। देखो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 5 प्राइम ये शुगर मॉलिक्यूल है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल से क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप है, ये किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऊपर नहीं बना रहा ना। 5 जो ग्रुप है, जो 5 कार्बन एटम के साथ हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या किसी के साथ बॉन्ड बन रहा है, फ्री है ये, तो ये क्या हो गया 5 डैश। लेकिन अगर हमारे नीचे की बात करें तो ये देखो 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन, तो इसका तो बॉन्ड बना रहा है थर्ड के साथ, लेकिन 3 जो हमारा थर्ड कार्बन है ये फ्री है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 प्राइम। ऐसे ये 3 प्राइम हो गया, ये कौन सा हो गया है 5 प्राइम, ठीक है। अब हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए जो हमारे पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जिनकी एंटी पैरेलल डायरेक्शन होती है, तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग ड्रॉ करके दिखा देते हैं हम लोगों को। देखो देखो ऐसे बना देंगे हम लोग, कौन सा है फॉस्फेट ग्रुप, कोई भी है, हम लोग एडिनाइन ले लो, ग्वानिन ले लो, साइटोसिन ले लो, थाइमिन ले लो, हम लोग 4 ले लेते हैं। देखो ये फॉस्फेट ग्रुप एडिनाइन ग्वानिन कुछ भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये थाइमिन ले लिया। अब देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहां से, थर्ड कार्बन एटम से ज्वाइन कर दूं, इसको भी थर्ड कार्बन एटम से ज्वाइन कर दूं, इसको भी थर्ड कार्बन एटम से ज्वाइन कर दूं, तो क्या बन गया हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बन गया ये हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई है हमारे पास, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई है हमारे पास, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई है 5 टू 3, कौन सी हो गई है 5 टू 3। अब हम दूसरी क्या लेते हैं 3 टू 5, कैसे बनाएंगे, अपोजिट होगी इसके, तो अपोजिट है, ऐसे दिखा दो आप लोग, अपोजिट ऐसे दिखा दो। अब यहां पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन पे, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब थर्ड कार्बन से, थर्ड कार्बन ये हो गया इसका, ठीक है, ये क्या होगा थर्ड कार्बन। अब ये कौन सी डैश हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम डैश। अब यहाँ पे एडिनाइन के सामने आप लोग नहीं लिख सकते हैं कुछ भी, मैंने यहाँ तो बोल दिया, अभी आप कोई भी नाइट्रोजनियस बेसिस ले लो आप लोग, ठीक है, उसमें कोई भी प्यूरिन के टाइप या पैरामिडिन के टाइप ले सकते हो, लेकिन इसमें सीक्वेंस में लिखे जाएगा। इसमें आता है एक थंब रूल आता है जिसको बोलते हैं चार्जफ रूल, ठीक है। चार्जफ रूल ने क्या कहा था कि जो अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पैरामिडिन, ठीक है। और उसने क्या बताया था कि जो एडिनिन है हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ, ठीक है। और हमारा ग्वानिन है वो किसके साथ बनाता है, साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो एक तो एडिनिन किसके साथ बनाएगा, ग्वानिन थाइमिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ, और अमाउंट क्या रहेगी इनकी इक्वल रहेगी, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पैरामिडिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडिनिन किसके साथ बनाएगा, थाइमिन, तो टी लिख सकती हूँ यहाँ पे, ग्वानिन के सामने क्या लिख सकती हूँ सी, और ये साइटोसिन के सामने क्या लिख सकती हूँ जी वापस, ठीक है। थाइमिन के सामने क्या लिख सकती हूँ मैं ए, ठीक है। अब
एडेनिन जब थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? अब ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कि क्या है? वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के सामने आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है क्या? अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हो गए? जैसे ऑक्सीजन हो गया हमारा, फ्लोरीन हो गया है, नाइट्रोजन हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास अब तो क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है इसमें जो डीएनए में, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है? वीक अट्रैक्शन फोर्सेस हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन को हम लोग सॉलिड फॉर्म में ना दिखा के यहाँ पे सॉलिड लाइन में हम लोग डॉटेड लाइन में दिखाएंगे, ठीक है। तो एडेनिन हमेशा जो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है उसमें कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। और ग्वानिन जब साइटोसिन के साथ बनाता है तो कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं? 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही साइटोसिन जब ग्वानिन के साथ तो कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं? 3 बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो वाटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था, ये हमारा क्या है? ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, 3D स्ट्रक्चर दिया था इसका, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारा डीएनए है वो क्या हो जाता है? ट्विस्ट हो जाता है। ऐसे जैसे लेडर होती है ना, हमारी आयरन की लेडर होती है, तो वो ऐसे नायलॉन की जैसे हम लोग अगर वायर वगैरह लेके ऐसे ऐसे उसको मोड़ देते हैं, ठीक है, तो ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों? किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें कर्व आ जाते हैं। कर्व के कारण क्या होता है? ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्विस्ट होने के बाद हमारा जो डीएनए है वो कैसा दिखाई देता है? हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये ट्विस्टेड डीएनए है जो हमारा दिखाई देगा आपको। नोटबुक में आप बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? दो न्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, ये वाली और ये वाली 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है। इसके बीच में क्या बनेंगे? ये बेस पेयर्स। क्या बनेंगे इसमें? बेस पेयर्स, ऐसे बेस पेयर। लेकिन इनके बेस पेयर का जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंस रहेगा ये क्या बनेंगे? बेस पेयर। ये जो डीपली आप लोगों को स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर ग्रुप। और ये आपको कम स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? माइनर ग्रुप। अब देखो एक माइनर ग्रुप से लेके ना ये दूसरी जो माइनर ग्रुप है, ये मैं यहां से लेके यहां तक का एक पूरे माइनर ग्रुप का डिस्टेंस जो कितना रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच ऑफ द डीएनए। क्या रहेगा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है एक माइनर ग्रुप, क्योंकि ये कंप्लीट टर्न बनती है ना, यहां से एक माइनर ग्रुप से या माइनर ग्रुप ले लो या एक मेजर ग्रुप से नेक्स्ट मेजर ग्रुप ले लो, कंप्लीट क्या बनेगी? इसमें टर्न बनेगी, ठीक है। तो एक मेजर माइनर ग्रुप से दूसरी माइनर ग्रुप तक पहुंचने में जितना डिस्टेंस रहेगा, जितना डिस्टेंस मेजर करेगा उसका हम लोग क्या बोलते हैं? पिच ऑफ द डीएनए। तो पिच ऑफ द डीएनए क्या रहेगी? 3.4 नैनोमीटर। ये कुछ पैरामीटर्स है डीएनए के जो आपको लर्न करने हैं। 3.4 नैनोमीटर। कितने बेस पेयर रहेंगे एक पूरी टर्न में? 10 बेस पेयर पर टर्न, 10 बेस पेयर पर टर्न, ठीक है। 2 सक्सेसिव बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस कितना रहेगा? एक सक्सेसिव बेस पेयर के डिस्टेंस हमारा कितना है? 3.4 नैनोमीटर। और कितने बेस पेयर है पर टर्न में? 10। तो कितने आ जाएंगे 2 सक्सेसिव में? 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो हमारा 2 सक्सेसिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? 0.34 नैनोमीटर। ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है जो मतलब पूरा एंगल है डीएनए का वो 360 डिग्री का होता है बेटा। पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा डीएनए का? 2 नैनोमीटर। जो वाटसन एंड क्रिक ने, ये इसके क्या है कुछ पैरामीटर्स हैं जो वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का वो बी डीएनए का दिया था। डीएनए के अलग अलग क्या होते हैं? ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। तो उसने कौन सा दिया था? बी डीएनए का, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल किसका स्ट्रक्चर था? डीएनए का स्ट्रक्चर था। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। ये और आपको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।